हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी लास्ट वीडियोस में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। बट आफ्टर मेंडल सून द साइंटिस्ट रियलाइज दैट ऑल द जीन्स डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले मॉर्गन ने स्टडी की थी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की बाय परफॉर्मिंग द डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला ऑल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाइज। मॉर्गन ने किया क्या था, उन्होंने उन जीन्स की स्टडी की जो कि सेक्स लिंक थे। सेक्स लिंक्ड यानी कि वो जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इससे पहले हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में स्टडी कर चुके हैं द डाइहाइब्रिड क्रॉस विच वाज परफॉर्म बाय मेंडल। मेंडल ने ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था पीस के ऊपर परफॉर्म किया था और उनके जो क्रॉस था उसमें F2 रेशो आई थी 9:3:3:1। लेकिन हमने देखा जो मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था इन ड्रोसोफिला, उसकी जो रेशो थी वो थोड़ी सी इस रेशो से डेविएट की गई। अब जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसमें जो हमारी F2 रेशो थी, इसमें हमें पता है कि ये हमारी क्या आई थी, पेरेंटल जनरेशन थी। तो अगर हम उसमें पेरेंटल परसेंटेज निकालें तो हमें कितनी मिलेगी, 9+1 यानी कि 10 अपॉन टोटल 16 इंटू 100, यानी कि मेंडल के अकॉर्डिंग जो उनकी पेरेंटल परसेंटेज थी वो आई थी 62.5%, जबकि जो रिकॉम्बिनेंट परसेंट थी वो निकाली गई थी कैसे, 3+3, ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट जनरेशन थी। तो टोटल कितनी होगी, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय 6/16 इंटू 100, वो आई थी 37.5%। यानी कि जो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था उसमें हमें रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज मिली थी 37.5% और पेरेंटल परसेंटेज थी 62.5%। लेकिन जो मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था उसके जो रिजल्ट्स हुए थे वो मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट से डेविएट किए थे। अब इसका रीज़न क्या था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो लेट्स हैव अ लुक इन देम। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द मॉर्गन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। मॉर्गन ने क्या किया था, सबसे पहली चीज़ जो मॉर्गन ने जीन्स लिए थे वो सेक्स लिंक थे, यानी कि एक्स लिंक जीन्स उन्होंने कंसीडर किए थे। मतलब कि अगर हमारे पास मेल है और मेल में हमें पता है हमारे पास क्रोमोजोम होता है एक्स एंड वाई, और फीमेल्स हैं, फीमेल्स में क्रोमोजोम होते हैं एक्स और एक्स। यानी कि जो हमारे पास मॉर्गन ने जीन्स लिए थे वो सेक्स लिंक थे, यानी कि जो जीन्स थे वो प्रेजेंट थे ओनली ऑन एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम के ऊपर कोई जीन प्रेजेंट नहीं था। ऐसे ही फीमेल्स में जो जीन्स थे वो लोकेटेड थे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, यानी कि हम इसको बोलते हैं हम सेक्स लिंक जीन्स, यानी कि जिन जीन्स पर कैरेक्टर्स लोकेटेड होते हैं ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम। टू परफॉर्म हिज डाइहाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन ने कैरेक्टर्स लिए थे बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग्स, जिसमें से आगे हम बताते हैं कि डोमिनेंट कौन से हैं और रिसेसिव कौन से हैं। अगर बॉडी कलर लिया था तो उसमें से उन्होंने रखा था ब्राउन को डोमिनेंट बोला था और डोमिनेंट को ही इज़ ऑल्सो नोन एज वाइल्ड, ठीक है। दूसरी तरफ येलो को उन्होंने बोला था कि रिसेसिव ट्रेट रहेगा। ऐसे ही आई कलर में रेड आई वॉज द डोमिनेंट और वाइल्ड ट्रेट एंड वाइट आई वॉज द रिसेसिव ट्रेट। सिमिलरली विंग्स में उन्होंने बोला अगर नॉर्मल विंग है तो दैट इज़ द डोमिनेंट ट्रेट, और अगर मिनिएचर और रिसेसिव ट्रेट बोला उन्होंने मिनिएचर को, ठीक है। टू परफॉर्म हिज डाइहाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज करवाया येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल। अब इसको याद करने का एक तरीका है, ये मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, जिसकी क्या है, येलो बॉडी है, और लड़कियां मान लेते हैं कि क्या होती हैं, फेयर होती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़। तो हम याद रखेंगे कि एक बॉडी येलो और वाइट कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। तो मॉर्गन ने किया क्या, क्रॉस कराया येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल और ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के बीच में, और उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्रॉस उन्होंने देखा कि जो हमारी F2 रेशो आई थी वो मेंडल के क्रॉस की तरह 9:3:3:1 नहीं आई। दूसरी चीज़, सबसे पहले हम मेंडल ने बताया था कि जो हमारी जीन्स होते हैं वो फॉलो करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन मॉर्गन ने कंक्लूजन निकाला कि जो उन्होंने करेक्टर्स लिए थे दे डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बल्कि इसकी जगह उन्हें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। तो मेनली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो MCQs में भी आता है कि क्रॉस किसके बीच में किया गया था, क्रॉस वॉज डन बिटवीन येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल और ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल के बीच में क्रॉस किया गया था,
ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो आगे काम आने वाली है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डोमिनेंट के ऊपर यहाँ पे प्लस साइन लगा होगा, ठीक है। यानी कि अगर ब्राउन बॉडी है तो इट विल बी वाई प्लस, ठीक है। अगर सिंपल येलो बॉडी है तो इट विल बी वाई। वाइट आई एक रिसेसिव ट्रेट है, वो सिंपली हम उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम रेड आइट बोल रहे हैं तो मतलब वो डोमिनेंट ट्रेट है और उसके ऊपर डब्ल्यू के ऊपर इट विल बी प्लस साइन, ठीक है। विंग्स में नॉर्मल विंग एंड मिनिएचर विंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्गन्स डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखते हैं कि उन्होंने इस क्रॉस को परफॉर्म कैसे किया था। अब इससे पहले हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को डिटेल्स में पढ़े। बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लिंकेज एंड व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन। सो लेट अस लुक एट इट। मान लीजिए ये हम कंसिडर करते हैं हमारा है क्रोमोसोम ए है, ठीक है। इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, जीन एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब लिंकेज को समझने के लिए हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमारे क्या है एक्स और वाई हैं। लिंकेज का मतलब क्या होता है? अब जैसे कोई भी दो चीज़ें अगर आपस में लिंक्ड है यानी कि उनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन कैसा है, ठीक है। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो हम क्या बोलेंगे कि उनकी आपस में लिंकिंग अच्छी है, उनके आपस में बॉन्डिंग अच्छी है। तो लिंकेज इज़ बेसिकली कि फिजिकल एसोसिएशन कैसा है जीन्स का आपस में, ठीक है। इसलिए हम लिंकेज के बोलते क्या है, लिंकेज इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। ये हमारा है अब जीन एक्स और ये हमारा है जीन वाई, ये दोनों आपस में पास है, यानी इनकी बॉन्डिंग या फिर इनकी लिंकिंग क्या है, ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू एक्स एंड जेड। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जीन एक्स एंड जीन वाई जो है वो क्या है, मोर टाइटली लिंक्ड है दैन जीन एक्स एंड जीन जेड, ठीक है। यानी कि लिंकेज ज़्यादा अच्छी किसकी है, इनकी है। जो पास में पड़े हैं उनकी लिंकेज अच्छी हो पाएगी इन कंपैरिजन टू जो दूर पड़े हैं। यानी कि जो हमारा लिंकेज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। अगर मान लीजिए हमारा डिस्टेंस क्या है, कम है, तो लिंकेज कैसा होगा, बेटर होगा, यानी कि टाइट लिंकेज होगा। और अगर हमारा डिस्टेंस क्या है, बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो हमारा लिंकेज क्या हो जाएगा, लिंकेज कैसा होएगा, लूज लिंकेज देखने को मिलेगा जीन्स के बीच में, ठीक है। Now coming on to the second case. Normally now let us consider कि this is a pair of chromosomes. इस पे जीन्स लोकेटेड कैसे रहते हैं नॉर्मली, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे D हो गया। नॉर्मली हमारे जीन्स प्रेजेंट है। लेकिन लिंकेज के केस में अगर हम देखें तो ऐसा होगा कि ये लिंकेज मतलब कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो जाएगा। यानी कि A और B जीन्स आपस में क्या है, बिल्कुल पास पास लोकेटेड है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो जीन्स हैं वो क्या है, टाइटली लिंक्ड है। अब अगर जो मान लो दो जीन्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा पास है तो उनमें क्या होगा, अगर ये मान लो हमारी क्या है, पेरेंटल जनरेशन है जिसके अंदर हमारे पास जो दो जीन्स है वो बिल्कुल क्या है, आसपास लोकेटेड है। तो अब इनमें क्या होगा, चांसेस हैं कि जब हमारी अगली जनरेशन होगी F1 जनरेशन में, ये जीन्स जो है ये एज सच जाएंगे बिना किसी क्रॉसिंग ओवर के, है ना। अगर कोई जीन्स जो आपस में बहुत ज़्यादा पास पास लोकेटेड है तो उनमें रिकॉम्बिनेशन, वो किसी दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे अपने बीच में आने को। तो इसलिए चांसेस हाई रहते हैं कि F1 जनरेशन में वही चीज़ पास ऑन होगी जो कि पेरेंटल जनरेशन में थी। यानी कि F1 जनरेशन में भी हमारे पास A और B का कॉम्बिनेशन जाएगा जैसे कि हमारे पास पेरेंटल जनरेशन में है, क्योंकि इन दोनों ने अपने अंदर किसी तीसरे को आना अलाउ ही नहीं किया, जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर या फिर हमारे पास रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण F1 जनरेशन में हमें वही मिला जो कि पेरेंटल जनरेशन में प्रेजेंट था। अब हम इसमें एक थर्ड कंडीशन कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास अगेन क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब इस पे ये हमारे पास क्या है, जीन्स लोकेटेड है। ये हो गए एक कैपिटल बी देन स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब ये जीन्स जो है ये सेम क्रोमोसोम पर तो है नहीं, ठीक है। यानी कि ये टाइटली लिंक्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से हट गया, यानी कि लिंकेज इनमें इतनी अच्छी नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने बीच में आना अलाउ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि जीन्स आपस में टाइटली लिंक्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें पूरे चांसेस है क्रॉसिंग ओवर के। तो मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या होगा, क्या ये हमारे पास यहाँ ये क्रोमोसोम ऐसे कैसे रहेगा और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बना गया हमारे पास, यानी कि ये वाला ए जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर करके यहाँ आ गया। तो हमारे पास ये हमारी पेरेंटल जनरेशन में थी जिसमें हमारे पास प्रेजेंट थे कैपिटल बी एक क्रोमोसोम पर और स्मॉल बी थे एक क्रोमोसोम पर, ठीक है। लेकिन F1 जनरेशन में जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो हमें देखने को क्या मिलेगा, नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे जिसमें क्रॉसिंग ओवर के कारण स्मॉल ए कैपिटल बी, और यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये वाला बी यहाँ चला गया तो हमें क्या देखने को मिलेगा,
स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। तो ये दो कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी और कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, यानी कि न्यू कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मतलब कि अगर हम मोटा मोटा कंसीडर करें कि अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बिल्कुल पास पास प्रेजेंट हैं तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं, लिंकेज के चांसेस ज़्यादा हैं और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या हैं, कम है। लेकिन अगर जो हमारे जीन्स हैं वो क्या है, दूर दूर है या फिर अलग अलग क्रोमोसोम्स पर है, तो वहाँ पे क्या है, लिंकेज तो ऑलरेडी क्या हो गई, कम होगी, तो वहाँ पे किसके चांसेस ज़्यादा हैं, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यानी कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। यानी कि अगर ज़्यादा लिंकेज डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा अगर तो लिंकेज कम होगी और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लिंकेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस पास ऑन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि रिकॉम्बिनेशन में नए कॉम्बिनेशंस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ मोटा मोटा ऑन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद हम एक एनसीईआरटी में बहुत ही एक सुंदर डायग्राम से लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। नाउ विल बी हैविंग अ लुक ऑन दैट डायग्राम, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास दो डायहाइब्रिड क्रॉसेस दिए गए हैं विच वर परफॉर्म बाय मॉर्गन, ठीक है। सबसे ये हमारे पास है क्रॉस ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस ए से, ठीक है। अब अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें ये हमारे, मान लीजिए ये इन्होंने बनाई है फीमेल और ये बनाया है मेल, ठीक है। फीमेल के पास क्रोमोजोम कौन से रहते हैं, एक्स क्रोमोजोम एंड एक्स क्रोमोजोम, और मेल के पास क्या होता है, एक्स एंड वाई क्रोमोजोम। अब सबसे पहली चीज़ मैंने जो स्टार्टिंग में ही बताई थी, मैंने बोला था कि मॉर्गन ने क्या किए थे, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स को, एक्स लिंक जीन्स को स्टडी किया था, यानी कि उनके ऊपर जो हमारे जीन्स जो थे वो प्रेजेंट किस पे थे, ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम थे। इसलिए हमारे पास इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी प्रेजेंट है, ये भी अगेन एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर भी जीन्स प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है, वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि मॉर्गन ने एक्स लिंक्ड और एक्स लिंक जीन्स पढ़े थे, इसलिए ये हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला क्रोमोसोम जो है ये हमें ब्लैंक देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो हमने क्लियर कर ली वो ये थी कि जो मॉर्गन थे उन्होंने क्या किया था, एक्स लिंक्ड जीन्स को स्टडी किया था, जिसके कारण सिर्फ हमें एक्स लिंक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे इस क्रॉस में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये है कि अब इसमें देखो, ये जो हमारे जीन्स हैं ये आपस में क्या है, क्रॉस ए में ये जो जीन्स हैं ये क्या आपस में, इनके बीच में डिस्टेंस कितना कम है, तो इसमें हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड में, कि इसमें अच्छी लिंकेज देखने को हमें मिलेगी। अगर डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज क्या होगी, बेटर होगी, दो चीज़ों की लिंकिंग बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए इसमें क्रॉस ए में हमें लिंकेज देखने को ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जबकि अगर हम क्रॉस बी में देखें तो ये जो हमारे जीन्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस इनके कंपैरिजन से क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा अच्छी होगी और यहाँ पे लिंकेज थोड़ी कम अच्छी होगी, यानी कि ये टाइटली लिंक्ड जीन्स है और ये लूजली लिंक्ड जीन्स है, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट why I told you कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस ए से, ठीक है। सबसे पहले इसमें मॉर्गन ने किया क्या था, क्रॉसिंग कराई थी बिटवीन येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल एंड ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल के बीच में, ठीक है। जो मैंने अभी लास्ट में आपको बॉक्स दिखाया था उस बॉक्स का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे कि मॉर्गन ने इसमें किया क्या था। सबसे पहले येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल, जिसे मैंने कहा था, एक आप अपने मन में एक डायग्राम रखना, एक लड़की बनानी है यानी कि फीमेल होगी, जिसको हमने क्या किया हुआ, येलो पूरा का पूरा क्या हुआ, यानी कि येलो बॉडी है इसकी, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, जीन्स प्रेजेंट है इसके ऊपर वाई डब्ल्यू, ठीक है, और वाइल्ड यानी कि ब्राउन बॉडी रेड आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो डोमिनेंट के ऊपर मैंने बताया था कि क्या होंगे, पॉजिटिव साइन प्रेजेंट होगा, तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। अब मॉर्गन ने किया क्या था, येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल और ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। तो अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस कराया इस एक्स क्रोमोसोम का इस एक्स के साथ कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वाई डब्ल्यू एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गई, F1 जनरेशन में जो फीमेल आई। अब देखो यहाँ से एक चीज़ जो हमें मोस्टली हमें सुनने को मिलता है कि गर्ल्स जो होती है वो अपने किसको
फादर को रिजेंबल ज़्यादा करती हैं, और जो बॉयज़ जो होता है वो ज़्यादातर अपनी मदर्स को रिजेंबल करते हैं। तो इसका एक कारण यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि अगर हमने मेल और फीमेल के बीच में यहाँ पे क्रॉस कराया तो जो फीमेल है ये कैसी आई, सेम टू सेम मेल के ट्रेट्स वाली आई। ठीक है, जो हमारी फीमेल आई वो इसमें डोमिनेंट कौन से हैं, Y+W+, तो फिनोटाइप इसी के बेसिस पे जाएगा। तो जो हमारी फीमेल होगी वो कैसी होगी, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल, यानी कि ये जो फीमेल है ये किसको रिजेंबल कर रही है, अपने फादर को रिजेंबल कर रही है। ठीक है, अब दूसरी इस साइड क्रॉस कराते हैं, तो अगर हम क्या कराएंगे, एक्स को क्रॉस कराते हैं वाई के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, YW, और ये हमारे पास क्या हो गया, वाई क्रोमोसोम एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो ये हमारी आ गई F1 जनरेशन ऑफ क्रॉस ए। होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी आंसरिंग देम। ठीक है, अब ये हमारी क्या आ गई, F1 जनरेशन आ गई। फिर मॉर्गन ने मेंडल की तरह ही क्या कराया है, F1 जनरेशन की आपस में फिर से क्या करा दी, क्रॉसिंग ओवर कराई, और ये हमारे जो है फिर 8 रिजल्ट्स जो हमें देखने को मिले वो ये थे। अब इसमें से बहुत सारे नीट में MCQs बनते हैं, ये डायग्राम दिखा दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से पेरेंटल पेरेंटल जनरेशन कौन सी है और रिकॉम्बिनेंट जनरेशन कौन सी है। तो ये कैसे होगी ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये कैसे पहचानना है कि पेरेंटल है या फिर रिकॉम्बिनेंट है। क्वेश्चन लिटरली ऐसे आता है कि ये बना के आपको दिया जाएगा कि Y+W+ और ये वाइल्ड टाइप है, तो कि ये पेरेंटल टाइप है या फिर रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो ये हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या थी, पेरेंटल जनरेशन थी। तो पेरेंटल जनरेशन में अगर हम देखेंगे तो जो हमारे जीन्स थे ये दोनों के दोनों अगर साथ में है तो ये क्या है, रिसेसिव है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव है। ये दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव है। यानी कि पेरेंटल जनरेशन या तो हमारी क्या थी, रिसेसिव ट्रेड्स दोनों में प्रेजेंट थे, या फिर दोनों ही डोमिनेंट थे, यानी कि दोनों के ऊपर प्लस प्लस लगा हुआ था। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, पहचानने का तरीका है कि जो हमारे पास F2 जनरेशन है वो पेरेंटल है या फिर रिकॉम्बिनेंट है। अब अगर दोनों के दोनों जीन्स के ऊपर सेम साइन है, यानी कि अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट है, तो ये पेरेंटल टाइप है। दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव है, तो अगेन ये क्या है, पेरेंटल टाइप है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ये वाला प्रोसेस, तो इसमें क्या है, एक है Y+ और एक है W, यानी कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, पेरेंट से कुछ अलग है, यानी कि ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट टाइप है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला अगर हम देखें, ये वाला क्या है, रिसेसिव है, और ये वाला क्या है, डोमिनेंट है, यानी कि रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम के ऊपर, तो अगेन इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, फिर वापस से चलते हैं नेक्स्ट पे, ये क्या है, Y+W+, ठीक है, और ये YW, यानी कि ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है, और ये दोनों क्या है, रिसेसिव है, तो यानी कि ये अगेन क्या है, पेरेंटल टाइप है। ठीक है, इसमें उल्टा है, एक हमारे पास क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, एक रिसेसिव है, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। अगेन ये वाला क्या है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है। ठीक है, अलग अलग हो गए तो अगेन इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट। बाकी ये दोनों क्या है, रिसेसिव है, तो ये क्या हो गया, पेरेंटल टाइप है। तो ये एक तरीका है कि हाउ वी कैन सॉल्व ऑल द MCQs रिलेटेड टू दिस क्राइटेरिया, कि आपको जिसमें बताना होगा कि F2 जनरेशन पेरेंटल टाइप है या फिर रिकॉम्बिनेंट टाइप है। हम कैसे पहचान सकते हैं, अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पे तो वो पेरेंटल टाइप है, अगर दोनों के दोनों रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पर तो भी वो पेरेंटल टाइप है। लेकिन अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस ए हो गया। दोबारा से इसको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें किया क्या था, मॉर्गन ने येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल और ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल, जिसको हम वाइल्ड टाइप भी बोलेंगे, उनको उन्होंने क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि जो हम फीमेल थी वो क्या होगी, रिजेंबल किसको कर रही है, अपने मेल पेरेंट को वो ज़्यादा बेटर रिजेंबल कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये भी वाइल्ड है और ये भी वाइल्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने इसी की आपस में F1 जनरेशन की आपस में क्या करा दिया, क्रॉसिंग ओवर करा दिया। तो ये रिजल्ट्स आए जिसमें से पेरेंटल जो परसेंटेज आई वो 98.7% आई, और रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज जो आई वो कितनी आई, 1.3% आई। अब इस रिज़ल्ट को अगर हम मेंडल के रिज़ल्ट से मान लीजिए कंपेयर करते हैं,
ये था मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट, जिसमें रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज आ रही थी 37.5% और पेरेंटल परसेंटेज आ रही थी 62.5%। यानी कि जो मॉर्गन का और जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस था उसमें बहुत ज़्यादा डिविएशन देखने को मिली। तो ये दिस इज़ द पॉइंट वाई आई showed you the percentage recombinant and parental percentage of मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि दोनों के दोनों क्रॉसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, हालांकि दोनों थे ही डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्योंकि जो मेंडल थे उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो किया था, जबकि जो मॉर्गन के डायहाइब्रिड क्रॉस है उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए थे ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ अब अगर हम इसमें देखें कि ये हमारे पास क्या थे, ये हमने यहाँ पे किसके जो टाइटली लिंक्ड जीन्स को अगर पढ़ा हमने, तो इनमें हमें क्या देखने को मिलेगी, पेरेंटल परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड होते हैं तो उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं, इसलिए रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज सिर्फ 1.3% आई और पेरेंटल परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिली, दैट इज़ 98.7%। तो ये पूरा का पूरा निचोड़ है ऑफ द क्रॉस ए जो मैंने आपको बता दिया। सिमिलर क्रॉस बी में मॉर्गन ने क्रॉसिंग कराई बिटवीन द जीन्स डब्ल्यू एंड एम, यानी कि उन्होंने क्रॉसिंग कराई बिटवीन द आई कलर एंड विंग्स, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, फीमेल ली जो कि रिसेसिव जीन्स थे जिसके पास W, ठीक है, और विंग उसके पास क्या था, मिनिएचर, ठीक है। तो वाइट आई और मिनिएचर विंग उन्होंने लिया, जबकि मेल उन्होंने लिया वाइल्ड टाइप का, यानी कि रेड आई और नॉर्मल विंग उन्होंने मेल लिया। अगेन मेल क्या रहा, डोमिनेंट रहा, और फीमेल जो उन्होंने ली वो क्या ली, रिसेसिव ट्रेट्स वाली ली, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इसके आपस में क्या करा दी, क्रॉसिंग करा दी, ठीक है। अब ये हमारे पास अगेन ये फीमेल है तो ये हो गया एक्स क्रोमोजोम, दिस अगेन इज एन एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। मेल है तो ये हमारे पास क्या है, एक्स क्रोमोजोम है, और ये क्या है, वाई है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक ट्रेट्स को पढ़ रहे हैं, सेक्स लिंक ट्रेट्स को पढ़ रहे हैं, इसलिए जीन्स प्रेजेंट सिर्फ किस पे क्या है, एक्स क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट है, वाई क्रोमोजोम पर कोई जीन लोकेटेड नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास F1 जनरेशन आई, तो F1 जनरेशन में जब इनके आपस में क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तो F1 जनरेशन कैसे आएगी, WM एंड W प्लस M प्लस, तो WM एंड W प्लस M प्लस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, फीमेल आ गई। और अगर हम मेल की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक्स और वाई, तो WM एंड ये हमारे पास क्या आ गया, वाई क्रोमोसोम रिपीट हो गया ऐसे ही, ठीक है। फिर मॉर्गन ने F1 जनरेशन की क्रॉसिंग ओवर करा दी और ये हमें रिजल्ट्स देखने को मिले, जिसमें हमें अब देखने को क्या मिलेगा कि अगेन क्वेश्चंस इसमें यही आते हैं कि पेरेंटल टाइप कौन सा है और रिकॉम्बिनेंट टाइप कौन सा है। तो अगेन उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते ये दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए क्या हो गया, पेरेंटल टाइप है। अगेन डोमिनेंट रिसेसिव है, दोनों ही सेम, मतलब कि दोनों ही रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट है एक क्रोमोजोम के ऊपर, तो ये अगेन क्या है, पेरेंटल टाइप है, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट है, ये दोनों के दोनों रिसेसिव है तो ये पेरेंटल टाइप, ठीक है। ये सारे के सारे रिसेसिव है तो ये पेरेंटल टाइप, जबकि रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, सिमिलरली वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। तो ये दिस इज अ ट्रिक हाउ वी कैन फाइंड आउट कि कौन से पेरेंटल टाइप्स है और कौन से रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अब मेन यहाँ पे इस पे देखते हैं मेनली कि जो मॉर्गन ने देखा था इसमें ये क्या थे, लूजली लिंक्ड जीन्स थे, यानी कि जो जीन्स थे वो क्या थे, क्रोमोसोम के ऊपर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था, ठीक है, यानी कि इनके लिंकेज के चांसेस कम और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या है, ज़्यादा है क्रॉस ए के कंपैरिजन में। इसीलिए इसमें पाया गया कि जो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज थी वो ज़्यादा आई इन कंपैरिजन टू क्रॉस ए। क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज आई 37.2%, जबकि क्रॉस ए में हमें रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज सिर्फ 1.3% देखने को मिलेगी, और क्रॉस बी में पेरेंटल परसेंटेज जो हुई थी वो क्या रही, कम रही, ठीक है। सो यही था विच मॉर्गन हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन थ्रू हिज बोथ द क्रॉसेस क्रॉस ए एंड क्रॉस बी कि अगर लिंकेज प्रेजेंट होगी तो पेरेंटल परसेंटेज ज़्यादा और रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कम देखने को मिलेगी। और एक चीज़ हमेशा ये याद रखनी है कि पेरेंटल परसेंटेज जो होगी वो हमेशा 50% से ज़्यादा होगी, और रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 50% से कम होगी। चाहे ये डिस्टेंस इन जीन्स के बीच में ये टाइटली लिंक्ड है या फिर लूजली लिंक्ड है, एक जो चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी दैट इज़ कि पेरेंटल
percentage will always be more than, ये parental percentage will always be more than 50% and recombinant percentage will always be less than 50%. ठीक है, तो ये सारा का सारा this is the basis of linkage and recombination. ठीक है, so this is all about linkage and recombination. इस टॉपिक से मेनली हमारे पास नीट में MCQs पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम, जो कि हमने अभी NCERT से डिस्कस किया था. दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन जो हमारी NCERT की बुक में भी लिखा गया है, जो बोर्ड्स में पूछा जाता है कि ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ TH मॉर्गन इन जेनेटिक्स. तो TH मॉर्गन ने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया था बाय परफॉर्मिंग द डाईहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला ऑल्सो नोन एज द फ्रूट फ्लाई. फिर हम इस सारे के सारे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करके बताएंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ TH मॉर्गन. अब इस टॉपिक को हम यहाँ पर एंड करते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द MCQs which have been asked in various exams. And if you like my content, then do like, share and subscribe.